नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि संगीत क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संगीत की टाइप्स और कौन कौन से उसमें शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन सी शैलियाँ आती हैं, लाइट म्यूज़िक के अंदर क्या आता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहे। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे शास्त्रीय संगीत होता है और उसके अंतर्गत हमारे पास विभिन्न प्रकार की शैलियाँ आती हैं, ठीक है। उनमें से ही राग भी एक ही है जिसको हम शास्त्रीय नियम के अनुसार गाते और बजाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है राग किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है राग शब्द रज या राग रंजना अथवा आनंद देना धातु से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है राग का जो हमें आनंद दे। और स्वरों तथा वर्णों की वह रचना, आप कह सकते हैं कि स्वरों और वर्णों की वह रचना जिसे सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है उसी को ही हम राग कहेंगे। तो जैसे आपको पता ही है, अगर कोई हमारे पास कविता है, मैंने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब तक उसमें स्वर और वर्ण पद लय ताल नहीं है तब तक वो एक कविता ही रहेगी। लेकिन जब हम वहाँ पे अगर स्वर वर्ण पद लय का प्रयोग करते हैं और वो रचना जब दूसरों को आनंद की अनुभूति कराती है तो उसी को हम राग कहते हैं, ठीक है। देन उसके साथ साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि राग का है, अगर आप देखें यहाँ पे राग का सर्वप्रथम हमें उल्लेख यानी कि इसका वर्णन हमें बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है जो मतंग मुनि ने लिखा हुआ है। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए फॉर नेट फॉर सेट। अगर आप अभी जैसे जूट तो अभी कट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, जम्मू यूनिवर्सिटी ने, उसकी जगह पे CUT आ गया है। देन उस पर भी आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप PG के लिए एंट्रेंस देंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई राग का मतलब क्या है, या राग शब्द का जो प्रथम उल्लेख है या सर्वप्रथम सबसे पहले इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो फॉर नेट सेट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 100% आता ही आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका जो राग का जो अगर हम देखें सर्वप्रथम उल्लेख हमें वर्णन मतंग मुनि ने ये जो ग्रंथ लिखा था बृहदेशी उसमें मिलता है। और ये जो बृहदेशी ग्रंथ है ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो ये भी पूछते हैं 8वीं शताब्दी में लिखा गया, तो ये आपने याद रखना है। ये हम जब हम ग्रंथों का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें वो पूछते हैं कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कीजिए ग्रंथ्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ बन जाता है। एक तो बन जाता है कि राग का कहाँ पे हमें वर्णन मिलता है, देन दूसरा बन जाता है कि कौन सी शताब्दी में अगर ये बृहदेशी ग्रंथ लिखा गया तो कौन सी शताब्दी का है। फाइन। हम जब भी राग गाते हैं आपने याद रखना है कि राग में कुछ तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी एक राग संपूर्ण होता है। उनमें से ही सबसे पहले, जब भी मैंने आपको लास्ट बताया था लास्ट लेक्चर में कि राग हमेशा थाट से उत्पन्न होता है। थाट नहीं है तो राग उत्पन्न कैसे होगा। तो वैसे ही हम राग के जो पार्ट्स हैं, एक राग को संपूर्ण करने के लिए, एक राग को गाने के लिए जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो नंबर 1 मैं आपको वो 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास थाट यानी कि जिससे राग उत्पन्न होता है। अब थाट की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, आप कह सकते हो कि स्वरों के क्रमानुसार समूह को जब हम गाते और बजाते हैं उसको क्या करते हैं, थाट बोलते हैं। यानी जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी सा, अब मैं यहाँ से रे हटा दूँ तो ये थाट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रम के अनुसार हमने स्वरों को गाना है, यानी कि यहाँ पे रे का लगना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि थाट में हमेशा आरोह होता है, अवरोह नहीं होता है। हमेशा आरोह का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपने स्वर गाने हैं थाट को गाते समय क्रम के अनुसार गाने, यानी कंटिन्यूटी में गाने हैं, ठीक है। देन अब देखिए जो थाट है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की बात करें तो वहाँ पे जो थाट हैं वो 10 थाट हमने अपनाए हैं और उनको कैटेगरी वाइज हमने उनको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से थाट में क्या स्वर लगेंगे, कौन से थाट में क्या स्वर लगेंगे। नंबर 1 ये है बिलावल। देखिए बिलावल में क्या होता है कि सभी स्वर शुद्ध लगेंगे, ठीक है, जिनको हम नेचुरल स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब स्वर
ये कह दिया मैंने, सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। देन सेकंड वन है माँ तीव्र होता है, अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। तीव्र, अब देखिए तीव्र मैंने आपको बताया शुद्ध स्वर भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं। अब तीव्र और शुद्ध क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे वाले बताने से पहले स्वर पे यही बता देती हूँ। अब देखिए आपको पता होगा कि सप्तक में हमेशा हमें एक सप्तक में 12 स्वर मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास 7 शुद्ध 5 विकृत। अब देखिए जो शुद्ध स्वर है हम उनको अचल स्वर भी बोलते हैं। अचल मतलब जो ऐसे स्वर जो अपने स्थान से हटते नहीं है, यानी कि यहाँ लिखा है जब 7 स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर रहते हैं तो उसे शुद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी जितनी उनकी श्रुति हैं वहाँ पर ही वो अचल रहेंगे, यानी कि मूव नहीं करेंगे आगे पीछे, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वर, और इन्हीं को हम अचल स्वर भी कहते हैं। और अचल स्वर की इस कैटेगरी में हमारे पास सा और पा आ जाते हैं। यानी कि आप देखते हो कोई भी राग गाते हो उसमें सा और पा कभी वर्जित नहीं होता और कभी जो है चलता नहीं है, मूव नहीं करता है, ठीक है ना। वर्जित हो सकता है, पा वर्जित हो सकता है, सा नहीं होता है, बट इन द सेंस कि जैसे वो क्या करता है, मूव नहीं करते, यानी कि अचल रहते हैं ये दोनों, ठीक है। अब वैसे नंबर 2 विकृत स्वर, ठीक है। विकृत स्वर की कैटेगरी में इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी, जब शुद्ध स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं तो वे विकृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि शुद्ध स्वर है जो पहले मैंने आपको बताए जो अचल होते हैं, और विकृत स्वरों को हम चल स्वर भी बोलते हैं, यानी कि चलते हैं। तो इसने कहा जब शुद्ध स्वर अपने स्थान से नीचे या ऊपर की ओर चलेंगे हम उसको विकृत कहेंगे। और इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं रे, घा, धानी, कोमल, मा, तीव्र, ठीक है। अब शुद्ध स्वर में भी हमें रे मिल रहा था, घा, धानी मिल रहा था, और हमेशा याद रखने आपने जो कोमल स्वर होते हैं जब शुद्ध स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर हटते वो कोमल हो जाएगा, जब कोई शुद्ध स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर चलेगा वो तीव्र स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो तीव्र स्वर हमारे पास एक ही होता है, दैट इज मा स्वर। मा क्या है, तीव्र। तो ये कैटेगरी में रखा गया है इन्होंने स्वरों को कि 7 शुद्ध है तो ये है, उन्हें अचल भी कहते हैं। देन 5 विकृत है, उनको रेगा, दानी जो है स्वर और मा, तीव्र, इनको इस कैटेगरी में रखा गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्वर बेसिकली क्या है, एक सप्तक में कितने मिलते हैं, शुद्ध क्या होते हैं, विकृत क्या होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कोमल की भी डेफिनेशन बता दी, ठीक है, शुद्ध की भी बता दी। तो ये सब चीज़ें यहाँ मैंने लिखी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनकेस अगर आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने बात कर दी आपकी कल्याण की, मा तीव्र, अब आपको समझ आ गया होगा, यानी कि मा तीव्र है, अन्य स्वर शुद्ध। देन नंबर 3 खमाज। देखो जब आपने खमाज थाट गाना है, अब खमाज थाट भी है, राग भी है। अब खमाज थाट जब आप गाएंगे तब आपने हमेशा याद रखने नी, कोमल। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जब किसी को पता नहीं होता है कि कोमल का चिन्ह जिसको हम साइन बोलते हैं, अगर सपोज ये नी है, इसके नीचे मैंने ये साइन लगाया है, ये वाला साइन, तो इट मीन्स ये साइन हमें शो करेगा कि ये स्वर क्या है, कोमल, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब किसी स्वर के ऊपर लाइक खड़ी लकीर है और इस खड़ी लकीर को हम बोलते हैं तीव्र, ठीक है, इसको बोलते हैं हम तीव्र। ये याद रखना है आपने, जब किसी स्वर के ऊपर आगे पीछे कोई चिन्ह नहीं होगा उसको शुद्ध स्वर बोलेंगे। अब आप देखते हैं किसी को ये नहीं पता होता है किसी स्वर के ऊपर डॉट होता है, इट मीन्स वो स्वर तार सप्तक का स्वर है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मारवा। देखिए मारवा जब आप गाएंगे इसमें रे कोमल रहेगा, मा तीव्र रहेगा, अन्य स्वर शुद्ध रहेंगे, ठीक है। देन काफी में गा और नी कोमल रहेगा, अन्य स्वर शुद्ध रहेंगे। देन भैरव में रे और धा कोमल रहता है, अन्य स्वर शुद्ध। पूर्वी में रे और धा कोमल, मा तीव्र। आसावरी में गा धानी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। तोड़ी में रे गा धा कोमल, मा तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध। भैरवी में रे घा धानी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। तो ये हैं हमारे 10 थाट जो हमने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अपनाए हुए, ठीक है। तो मैंने कहा कि राग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका राग को गाने के लिए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और उनको हमें जो है मद्देनज़र रख के ही हम एक राग को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट थाट, राग के अंतर्गत थाट होना चाहिए। देन हमें जब हम राग गा रहे इट मीन्स कि उसका थाट क्या है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद अब देखिए नंबर 2 हमें पता होना चाहिए वादी स्वर, ठीक है। वादी स्वर क्या कहते हैं। अब देखिए राग गाने के लिए वादी स्वर का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे कि राग में एक ऐसा प्रबल स्वर होता है जिसका प्रयोग राग में अन्य स्वर से अधिक होता है, जिससे राग स्पष्ट होता है। वही स्वर राग का वादी स्वर के संबोधित करते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली राग का जो वादी स्वर होता है ना, वादी स्वर को देख के ही हम जो है राग की पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको राग का जो है राजा और अंश स्वर, ठीक है, जीव स्वर, इन नामों से संबोधित किया गया है, यानी कि एक राग का मुख्य स्वर हम कह सकते हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राग होते हैं, उनका थोड़ा सा हमें लगता है स्वरूप मिलता जुलता है, लेकिन जब हमें उसका वादी स्वर पता चलता है तो हमें उन दोनों का जो है एक जो स्वरूप क्या है और अंतर जो उन दोनों में है वो एकदम से हमें स्पष्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो राग में वादी स्वर का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद संवादी स्वर होता है। संवादी मतलब राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर, ठीक है, जिस पर हम वादी स्वर की अपेक्षा कम और अन्य स्वरों की अपेक्षा हम कम जो है ज़्यादा ठहराव करते हैं, उसी को हम ठहराव मतलब न्यास, तो उसी को हम राग का संवादी स्वर भी कहते हैं। वादी मतलब इस स्वर पर हम अधिक ठहराव करते हैं, ठीक है, राग का इसको हम मुख्य स्वर भी कहते हैं, तो उसी को हम वादी स्वर बोलते हैं। ऐसे ही आगे इसके संवादी स्वर होंगे। फिर अगर कोई राग आ रहे हैं उसमें पता होना चाहिए आपको कि इसमें स्वर कौन से लग रहे हैं, इस राग में वर्जित स्वर कौन से हो रहे हैं, देन उसकी जाति क्या है, ठीक है, देन उसमें उसकी संप्रकृतिक राग क्या है, ठीक है, देन उससे न्यास के स्वर क्या हैं और पकड़ क्या होती है राग की। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगी हम रोज़, क्योंकि मैं कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा हम इस चीज़ को पढ़ें सो दैट आपको एक बर्डन नहीं लगे, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ जो MCQ हमारा बनता है वो ये बनता है, एक तो PG के लिए, एंट्रेंस के लिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि थाट किसे कहेंगे। देखिए मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है कि थाट होता क्या है, कि थाट को हम क्रम के अनुसार गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, ये नहीं पता होता। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई थाट को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे देखिए थाट को हम मेल भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए। ये MCQ आपका एक बनता ही यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो पूछ लेते हैं कि भाई थाट को और दूसरे अन्य नाम से क्या बोला जाता है, अन्य नाम क्या है, किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो दक्षिण यानी जो कर्नाटकी संगीत पद्धति है उसमें थाट, देखिए है थाट, ये वो चीज़ एक ही है बट नाम उसका अलग हो जाता है, यानी कि थाट को ही वो मेल कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल जाता है। 10 थाट आपको बता दिए। देन उसमें से आपको ये पूछ लेते हैं कि शुद्ध स्वर की क्या परिभाषा है, या आपको पूछ लेते हैं कि अचल स्वर कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर पता होगा तो अचल स्वर सा एंड पा। वो चल स्वर पूछते हैं कि चल स्वर बताइए कौन से, तो आप बता सकते हैं चल स्वर। अगर आपने यहाँ ध्यान से लेक्चर पढ़ा होगा तो आप ये रे गा धानी कोमल आप इजिली उसका आंसर कर सकते हैं। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वादी स्वर, इसमें पूछ लेते हैं कि वादी स्वर को अन्य किस नाम से बताया, अब बताओ आप अन्य नाम से क्या नाम है इसका जिसे हम जानते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसको हम प्रधान स्वर, अंश स्वर, जीव स्वर, राग का राजा स्वर आदि नामों से इसको संबोधित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राग मैंने आपको बताया, ये पूछते हैं हमेशा, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो मतंकृत बृहदेशी में हुआ है जो कि 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये आपको पूछते हैं। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। देन थर्ड की बात करें, यहाँ से भी निकलता है। देन अचल और देन इधर से भी एक क्वेश्चन निकलता है। देन 1 2 3 एंड वादी स्वर, देन 4 क्वेश्चन आपके MCQ के लिए निकलते हैं। बाकी ये पूछ लेते हैं, जैसे थाट है तो इन पूछ लेंगे कि आसावरी में कौन से स्वर लगते हैं, शुद्ध लगते हैं कि कोमल लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये आपने करके जाना है। तो आगे देखिए, अभी तो मैं थोड़ा सा ही राग के पार्ट्स, जो राग के तत्व कह सकते हैं, जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत रहती है एक राग को गाने के लिए, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी आगे के पार्ट्स की वर्जित स्वर कौन से होते हैं, न्यास के स्वर क्या होते हैं और कितनी इनकी एक राग को गाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। ये हम सब आगे जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देखिए अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसको हमें इतना नहीं करना चाहिए, बट ये बेसिक चीज़ें अगर हम कभी कभी किसी को पूछ लेंगे तो नहीं पता होगा उनको। हालांकि उनको वादी और संवादी में भी डिफरेंस हो सकता है नहीं पता हो, तो हमने कभी ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अभी बेसिक है तो इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो
आगे का जो आप टफ कुछ चीज़ पढ़ते हो तो वो आपको क्लियर हो जाता है। जब तक इसकी डेफिनेशन, इन छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप राग भी कैसे गा सकते हैं, ठीक है। अगर यदि फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे लेक्चर जो लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप शेयर कीजिए, सो दैट अगर जिसको ये चीज़ें नहीं पता हो वो देख सके, उसको हेल्प मिल सके। तो ये आप शेयर करना ना भूलिएगा।